Hello students, now we will start the mechanics. What is mechanics? What are the importance of mechanics in physics? In this part we will discuss about the various branches of mechanics also. Then mechanics can be divided in three categories. हमने mechanics को three categories में divide कर दिया. First category हमारे पास है statics, दूसरा कैटेगरी है हमारे पास काइनेमेटिक्स और थर्ड कैटेगरी है हमारे पास डायनामिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर ऑब्जेक्ट किसमें होता है, लेकिन कंडीशन होना चाहिए मैटेरियल ऑब्जेक्ट है, मटेरियल ऑब्जेक्ट है. वो मटेरियल ऑब्जेक्ट कौन सी कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में, तो हमने कहा दिस इज स्टैटिक्स. दूसरी कंडीशन हमने कहा कि कोई वही ऑब्जेक्ट मटेरियल ऑब्जेक्ट किसमें था, मोशन में, लेकिन मोशन के कॉजेस को हमने इंक्लूड नहीं कर रखा, इसमें से उन कॉजेस को एक्सक्लूड करके आगे गए. फिर हमने क्या कहा, डायनामिक्स. तो डायनामिक्स में क्या था, ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में था, मोशन की कंडीशन में. ठीक है, ऑब्जेक्ट शुड बी इन मोशन. ऑल्सो उसके कॉजेस को भी अगर हमने इंक्लूड कर रखा है, दैट ब्रांच इज डायनामिक्स. तो दैट मीन branch of physics, that is mechanics. Mechanics can be divided in three category. One is statics, other is kinematics, and other is dynamics. In the static, object should be in rest. In kinematics, object in motion, and in dynamics, object in motion, but the cause of motion also included. तो देखो हमने क्या पढ़ा, कैटेगराइजेशन पढ़ लिया. किसका, मैकेनिक्स का. हमने कहा कि मैकेनिक्स कैटेगराइज किया जा सकता है. अब देखो इसमें कुछ वर्ड्स कॉमन आएंगे, उन वर्ड्स को हमें ज्यादा प्रॉपर्ली पढ़ना है. वर्ड है एक हमारे पास रेस्ट. ठीक, अब देखो रेस्ट क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट की रेस्ट कंडीशंस क्या होती हैं, दैट इज हम रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, ये चीज डिस्कस करते हैं. कोई भी रेस्ट और मोशन डिफाइन करने के लिए एटलीस्ट दो पैरामीटर्स हमको ध्यान रखने होते हैं. पहला एक होता है टाइम, जिसके रिस्पेक्ट पे हम चीजें देखते हैं. एक होता है सराउंडिंग, दैट मीन फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हो, और हम उसको सराउंडिंग के टर्म्स में भी ले सकते हैं, है ना, सराउंडिंग. दैट मीन दो कॉन्टेक्ट्स आप यूज करोगे जिसके बेसिस पर आप बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इन रेस्ट और इन मोशन. फाइन, सबसे पहले ये समझते हैं ऑब्जेक्ट इन रेस्ट का क्या मतलब है. अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, आपने देखा नो चेंज किसमें, पोजीशन में, नो चेंज इन पोजीशन. कंडीशन ये है कि पोजीशन में चेंज किसके रिस्पेक्ट में नहीं हुआ, दैट मीन हमने लिया कि उसका चेंज जो है वो टाइम और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए. ना तो टाइम के साथ कोई चेंज आना चाहिए और ना ही सराउंडिंग के साथ कोई चेंज आना चाहिए. तब फिर हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में. जैसे हमने कहा कि टेबल इन अ रूम इन रेस्ट. ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के और रूम के रिस्पेक्ट में. टेबल क्या है, रेस्ट की कंडीशन में है. ठीक, अब देखो हमने एक वर्ड इसमें कहा कि यूनिवर्स के अंदर कोई एब्सोल्यूट रेस्ट पॉसिबल नहीं होता. हम ये सोचते हैं कि अगर एब्सोल्यूट रेस्ट है तो वो पॉसिबल नहीं है. दैट मीन एब्सोल्यूट रेस्ट इन यूनिवर्स इज नॉट पॉसिबल. ये तो कंडीशन नहीं हो सकती. एब्सोल्यूट रेस्ट नॉट पॉसिबल. ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है इसका मतलब फिर क्या होगा, रिलेटिव होता है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में होता है. तब फिर हमने एक और कंडीशन ली और उस कंडीशन को हमने लिया मोशन. ठीक, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आ रहा है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट किसके रिस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम. विद रेस्पेक्ट आपने ले रखा है. हमने कहा था कि टाइम का रेस्पेक्ट होना चाहिए और किसका रेस्पेक्ट होना चाहिए, सराउंडिंग का. दोनों की, टाइम और सराउंडिंग दोनों के रेस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज हो रही है तब फिर हम कहते हैं ऑब्जेक्ट किसमें, मोशन में. तो इसके साथ भी ये कंडीशन है कि एब्सोल्यूट मोशन पॉसिबल नहीं होता. दैट मीन एब्सोल्यूट होना संभव नहीं है किसी न किसी के साथ. तो हर एक दूसरे के रिलेटिव होता है ना. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि आपके 3 फ्रेंड्स हैं,
एक आप हो, दो आपके और फ्रेंड्स हैं। एक फ्रेंड आपके साथ ट्रेन में जर्नी कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और ट्रेन मूविंग है। अब आप दोनों फ्रेंड से अपनी पोजीशन के बारे में पता करने की कोशिश करो। तो एक ही टाइम के रिस्पेक्ट, एक ही टाइम है, उसी कॉन्टेक्स्ट में आपका ट्रेन वाला जो पर्सन, जो फ्रेंड है आपके साथ, वो आपसे कहेगा यू आर इन रेस्ट, जबकि जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है वो कहेगा यू आर इन मोशन। दैट मीन किसके रिस्पेक्ट, क्योंकि ट्रेन चल रही थी तो वो उसके कॉन्टेक्स्ट में देख रहा था, इसकी वजह से उसने कहा कि यू आर इन मोशन। जबकि जो फ्रेंड आपके साथ ट्रेन में जर्नी कर रहा था उसके कॉन्टेक्स्ट में आपकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए आपके फ्रेंड ने उस इंस्टेंट पर आपको बोला कि यू आर इन मोशन। तो हमने दो कॉन्टेक्स्ट पढ़ लिए, लेकिन दोनों के ना एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं हुआ करते, दोनों का कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं होगा, सब कुछ एक दूसरे के रिलेटिव होता है। अब देखो आगे समझते हैं इसी बात को, तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने एक वर्ड समझ लिया है पोजीशन, एक वर्ड है हमारे पास पोजीशन। पोजीशन क्या होती है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन किसी फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में बताना, किसी फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने एक लाइन ये है, ठीक है, यहां एक टेंपल है, ये टेंपल फिक्स है, ये हमारा टेंपल है ना। अब आपने अपनी पोजीशंस को डिफाइन करना है, आपको कहा जाता है कि पोजीशन को डिफाइन करना है ना। ये आपका घर है, होम है आपका, होम, ठीक है, समझ में आया। और ये किसी आपके फ्रेंड का होम है, कोई दूसरा आपका फ्रेंड है, उसका सपोज कर लो आप राम हो, वो श्याम है, ये उसका हाउस है, ठीक है। अब हमने कहा कि ये एक्स एक्सिस है, इसकी पोजीशन 0 है, ये 10 मीटर पर सिचुएटेड है और ये 20 मीटर पर सिचुएटेड है ना। तो अब देखो मैं तुमको पोजीशन पूछता हूं, तो मैंने कहा कि आप अपनी पोजीशन बताओ, तो आप कहोगे कि आई एम 10 मीटर फार फ्रॉम द टेंपल, एक टेंपल जिससे मैं 10 मीटर दूर मेरा घर है ना। अब आपके फ्रेंड से मैं पूछता हूं, तो वो फ्रेंड रिप्लाई करेगा कि उसकी पोजीशन 20 मीटर है उस टेंपल से, है ना। लेकिन अगर मैंने पूछा कि राम के घर से तुम्हारी पोजीशन क्या है, तब वो कहेगा कि वो हमारे से 10 मीटर दूर है, दैट इज राम के हाउस से श्याम का हाउस जो है वो 10 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो दैट मीन एक फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में किसी भी की पोजीशन को डिफाइन करना, दैट मीन फिक्स पॉइंट के रेफरेंस में। इस तरह के कॉन्टेक्स्ट को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक वर्ड हम यूज करने की कोशिश करते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम सबसे पहले किसी पॉइंट को फिक्स करते हैं, उसके रेस्पेक्ट में हम बताते हैं कि उसकी पोजीशन वगैरह कहां पर और कैसे है। याद रहेगा, नॉर्मली हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, तो हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, ठीक है, ये x, ये y और ये z है। तो इस ओरिजिन की जो लोकेशन है वो 0 0 एंड 0 है। तो अब अगर मैं मोशन को इसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करता हूं, तो ये हमारा क्या आ गया, रेफरेंस पॉइंट आ गया, जिस रेफरेंस पॉइंट के लिए हम बात कर रहे हैं, है ना। इसी बात को दो वर्ड्स में हम कह सकते हैं। एक वर्ड होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये वाला जैसे ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसमें ऑब्जर्वर सिचुएटेड होता है, ठीक है। दैट मीन किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम जिस पॉइंट को मानते हैं और वो पूरा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। याद रहेगा। अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के हुआ करते हैं। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है इनर्शियल फ्रेम, ठीक। हमने ये कहा कि एक वर्ड आपने ले लिया, वर्ड था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दो कैटेगरी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं। एक पहली कैटेगरी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसे हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल, ठीक है।
इनर्शियल फ्रेम क्या है? ऐसा फ्रेम जिसमें न्यूटन्स लॉ स्ट्रिक्टली ओबे होते हैं, इसे हम न्यूटनियन फ्रेम भी बोल सकते हैं। दैट मीन न्यूटन, जिसमें न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होते हैं, और न्यूटन्स लॉ उन सभी कंडीशंस में एप्लीकेबल होंगे। कोई ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होना चाहिए, या तो वो फ्रेम रेस्ट में हो, या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। तो उस कंडीशन में वो जो फ्रेम होगा वो फ्रेम हमारा इनर्शियल फ्रेम बोला जाएगा। ठीक है, कौन से? जबकि वो या तो रेस्ट में होना चाहिए, और अगर रेस्ट में नहीं है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाला होना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग होना चाहिए। इन दोनों केसेस में जो फ्रेम बनेगा दैट फ्रेम इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। फाइन। इसके बाद हमारे पास एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, इसका अपोजिट फ्रेम है। हमने कहा इसके अंदर न्यूटन्स लॉ क्या नहीं होंगे, नॉट होल्ड गुड, बहुत अच्छे से क्या नहीं हो सकते, एप्लीकेबल नहीं होंगे न्यूटन्स लॉ। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? नॉन इनर्शियल, है ना। इसमें न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं, एन एल एम को यूज किया जा सकता है, ओबे होते हैं। इसमें स्ट्रिक्टली ओबे नहीं होते, है ना। तो ऐसा फ्रेम उसको बोलते हैं जो एक्सीलरेट कर रहा हो, दैट मीन कंप्लीट पार्ट एक्सेलरेटिंग होता है, तब हम बोलते हैं दिस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। याद रहेगा ना। तो हमने बहुत कॉमन चीजें अब तक डिस्कस की, इनमें किसी भी तरह की अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूँ मोशन को, तो मोशन की 3 कैटेगरीज में मैंने आपको मोशन को डिफाइन करना है। तो मोशन है 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज 1 डायमेंशन मोशन, सेकंड वन इज 2 डायमेंशन मोशन, अदर इज 3 डायमेंशन मोशन। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करने के लिए ओनली 1 डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड आउट ऑफ 3, जो तीनों कोऑर्डिनेट्स में से ओनली 1 डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड, अगर ऐसा होगा तो सच एज मोशन इज कॉल्ड 1 डायमेंशन मोशन। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को मैंने फ्रीली फॉल कर दिया, यहाँ से उसको छोड़ दिया, तो आपको जिस तरह की मोशन करता हो, जैसे ये चॉक था, इस चॉक को मैंने छोड़ा, ये इस तरह से फॉल डाउन कर रहा है, तो सच टाइप ऑफ मोशन इज 1 डायमेंशनल मोशन। सेकंड होता है कि एटलीस्ट 2 डायमेंशन रिक्वायर्ड, है ना, एटलीस्ट 2 dimensions are required. Are required out of 3. अगर ऐसा है तो जो मोशन होगी वो 2 डायमेंशनल मोशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया सर्कुलर मोशन, तो जब किसी ऑब्जेक्ट कोई सर्कुलर मोशन कर रहा होगा ऐसे, तो उसकी पोजीशन x और y दोनों में चेंज हो रही होगी ऐसे। दैट मीन वो जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करेगा वैसे वैसे उसकी पोजीशंस चेंज होती जाएगी। जैसे यहाँ पहुंच गया तो x में भी चेंज आ गया और y में भी चेंज आ गया। दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो, अगर कोई प्रोजेक्टाइल हो, दैट इज ऐसे कोई मूव करते हुए जा रहा हो, तो प्रोजेक्टाइल की जो मोशन होगी वो भी क्या होगी? 2 डायमेंशनल मोशन होगी। तीसरी टाइप की कैटेगरी अगर हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, दिस इज 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन में ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव करना चाहिए, दैट मीन तीनों डायमेंशन फ्री होनी चाहिए। इसकी पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए ऑल 3 डायमेंशंस आर रिक्वायर्ड। इसके अंदर ऑल 3 डायमेंशंस आर रिक्वायर्ड। अगर ऐसा है तो जो मोशन होगी वो मोशन हमारी क्या कहलाती है? 3 डायमेंशनल मोशन कहलाएगी। एग्जांपल क्या ले सकते हो क्या 3 डायमेंशनल मोशन का? कोई फ्लाइंग काइट है ना, जो काइट फ्लाई कर रही हो, है ना, फ्लाइंग काइट वगैरह, ये सब आपके क्या होंगे? या कोई वर्ड है जो मूव कर रहा हो, बर्ड फ्लाई कर रहा हो, वो भी 3 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल हो सकता है। तो ये हमारे मोशन के क्या थे? कैटेगराइजेशन थे। 3 कैटेगरीज में हमने इसको डिफाइन कर लिया, या 3 कैटेगरीज में हमने उसको बांट दिया। अब हम डिस्कस करना चाहते हैं, सबसे पहला वर्ड है, यहाँ से थोड़ा, ये तो एक कॉमन बातें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब हम डिस्कस करेंगे एक वर्ड है डिस्टेंस। ठीक, मैं दोनों, और एक वर्ड है डिस्प्लेसमेंट, दोनों को हम रिलेटेड एक साथ डिस्कस करेंगे। डिस्प्लेसमेंट, देखो क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ये सब बातें यहाँ डिस्कस की जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट
ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो वो जितना एक्चुअल पाथ ट्रेवल करेगा, एट मीन एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड जो होगा दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ये हमारी डिस्टेंस कहलाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअल पाथ न लेकर हम लीस्ट लेते हैं, दैट मीन दो पॉइंट्स के बीच का मिनिमम पार्ट जो होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये कहलाती है हमारा डिस्प्लेसमेंट। याद रखोगे, ये तो शॉर्टेस्ट है और ये एक्चुअल है, जैसे भी वो चल रहा है वो सब कुछ, ठीक। एक एग्जांपल के साथ हम देखें, अगर मैंने दो पॉइंट्स ले लिए, ये ए और ये बी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करके पहुंच गया है तो उसने जितना पाथ ट्रेवल किया होगा दैट इज डिस्टेंस, ये हमारी डिस्टेंस है, ठीक। लेकिन ए और बी के बीच में सबसे कम पॉइंट, सबसे कम क्या हो सकता है, दिस इज स्ट्रेट अगर मूव करते हुए इस पॉइंट पर पहुंचता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। याद रहेगा ना, एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, दिस इज डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट पाथ इज डिस्प्लेसमेंट। याद रखना जो डिस्टेंस होती है वो कभी भी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होता, कभी वो पॉजिटिव भी हो सकता है, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है, दैट इज जीरो भी हम कंसीडर कर सकते हैं अगर हमने पॉजिटिव ले रखा है, अगर हमने पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो भी लिया जा सकता है ना। इस वजह से हमने कहा कि दिस इज स्केलर क्वांटिटी और दिस इज वेक्टर। अब देखो एक क्वेश्चन बनता है, हमने कहा किस केस के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है उस पार्ट पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल होते हैं, याद रखना, ठीक। और एक कंडीशन रहती है कि डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल हो सकती है डिस्प्लेसमेंट की। किस कंडीशन में इक्वल होगी वो मैंने आपको बता दिया कि जब स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में सेम होते हैं। याद रहेगी ना बातें, ठीक। ये वर्ड्स हमने आपको डिस्कस कर दिए। अब इसको मैं एक न्यूमेरिकल में लेता हूं तो उस न्यूमेरिकल में यही बातें कैसे एग्जीक्यूट की जाएगी, ये बहुत कॉमन डिस्कशन था। लेकिन इस कॉमन डिस्कशन को अगर मैं कहां लेके जाता हूं, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में ले जाता हूं, ठीक। अब अगर मैं न्यूमेरिकल पार्ट्स में लेके जाता हूं तो न्यूमेरिकल लिखते हैं, हमने एक क्वेश्चन ले लिया, ये क्वेश्चन है हमारा, ये कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, इस सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है। देखो एक बात, सबसे पहले हमने ये कहा ये जो O पॉइंट है यहां से वो चलना स्टार्ट करता है और यहां से चल करके पहले वो पहुंचता है A पर, फिर यहां से ट्रेवल करते हुए B पर, और फिर ट्रेवल करते हुए C पर, फिर ट्रेवल करते हुए D पर, और फिर वापस A की तरफ आता है। इस कंप्लीट जर्नी में आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करो। सबसे पहले आपको दोनों चीजें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कब? सबसे पहले फॉर O2 A, सेकेंड फॉर O2 B, थर्ड में फॉर O2 D, ठीक है। और फोर्थ में हमने लिया है A2 D। ये चार पार्ट्स में आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओरल क्वेश्चंस है, आप इजीली समझ सकते हो और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो। सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं, उसने चलना स्टार्ट किया था O से और फिर वो कहां पर पहुंचा, A पर। अगर इस सर्कल का रेडियस मैंने r माना है, द रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज r, तो फिर क्या होगा, तो फर्स्ट पार्ट में देखो O से A तक की मोशन स्ट्रेट लाइन है और मैंने कहा था स्ट्रेट लाइन में जब वो मूव करता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब डिस्टेंस तो जो उसने ट्रेवल की है ये तो हो गई r, और
सेकेंड पार्ट में उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ये भी क्या होगा, r के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि O से A तक पहुंचा है तो उसने स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया है तो डिस्टेंस भी r होगा और डिस्प्लेसमेंट भी r होगा। ये तो था फॉर O to A। सेकेंड पार्ट में मैंने पूछा है आपको फॉर O to B। ठीक, अब देखो, अब O to B में हमें डिस्कस करना है, लेकिन O से B में वाया A जाकर आए तो पहले O से A गया है फिर A से B आया है ना, तो देखो डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, आपने पढ़ा O से A में, O से A में तो उसने r डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन A to B जाएगा तो ये वाला पाथ ट्रेवल करेगा, वो ये वाला, है ना, और ये जो पाथ है ना, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस का 1/4 पार्ट है। दैट मीन आपने सर्कल की सरकमफ्रेंस ली 2 पाई r, उसका कौन सा पार्ट है, 1/4। तो आपके पास जो डिस्टेंस आएगी से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, r कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस पाई अपॉन 2, इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। कब, O से B में। याद रखना O से B जब वो गया है तो वाया A गया है, जर्नी एरो की डायरेक्शन में कंप्लीट की गई है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे ये भी पूछा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो देखो डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करना तो बहुत सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपने कौन सा पाथ ऑप्ट किया है, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब O से B जाने के लिए आपको ये वाला पार्ट है, दैट मीन डिस्प्लेसमेंट आपके पास r होगा, याद रहेगा। अब इसी बात को और आगे ले जाते हैं और भी और डिस्कस करते हैं। फॉर O to D, अगर मैं O to D के लिए डिस्कस करता हूं, मैंने 4 सेगमेंट में आपको कहा है O to D, A to D, ये सब पार्ट में डिस्कस करने को कहा है। तो सबसे पहले O to D डिस्कस करो थर्ड में। देखो O to D में डिस्कस करने के लिए यहां से लेकर यहां तक, तो लेकिन चल के हम आएंगे ऐसे ऐसे, ध्यान रखना इस बात को, ऐसे, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना होगा, देखो पहले तो हम O से A पहुंचे तो वो हमारा r ही है। अब आपने यहां से ऐसे ट्रेवल करते हुए यहां तक आए हो, इसका मतलब इस सरकमफ्रेंस का 3/4 पोजीशन, दैट इज आपको 3/4 पार्ट लेना होगा। तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, r कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 3 पाई अपॉन 2, इतना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, O से D का डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही होगा, यहां से यहां तक का, तो डिस्प्लेसमेंट भी इतना ही होगा। डिस्प्लेसमेंट R। अब हम डिस्कस करते हैं फॉर, लास्ट हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर O to नहीं A to D। A to D पार्ट में डिस्कस करो, A से D। अब डिस्टेंस ये होगा, देखो तो डिस्टेंस तो हमारा ये होगा यहां से लेकर यहां तक वाला ये, तो डिस्टेंस में तो हमको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कितना आएगा, 2 पाई r, 3/4 करना पड़ेगा उसका, तो कितना हो जाएगा, पाई r 3 पाई r अपॉन 2, इतना डिस्टेंस होगा, ठीक। और फिर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो हमारे पास बहुत सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए देखो अब आपको ये निकालना पड़ेगा, ये हमारी फाइनल पोजीशन है, ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ किसके हो जाएगा, r² प्लस r², दैट मीन r√2 के इक्वल आएगा। इस तरह से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन कर सकते हो। किसी भी एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन समझाया, यहाँ तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे स्पीड और वेलोसिटी।